हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक कंपटीशन। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 4 क्लासेज अपनी कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी की हैं अच्छे से डिटेल वाइज। आज उसी सीरीज का हमारा अगला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक विभाजन। तो ये रहा हमारा भारत का मैप। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत में क्या क्या विभाजन है, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे तटीय भाग है। ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या देखना है? भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, ठीक है। इसके लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पड़ोसी देश कवर किए थे। जो भी पड़ोसी देश थे उनके, ये उसके आगे का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या 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 पार्ट हैं इसके, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदियां हैं। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। तो ये वाला जो आपका पहला पार्ट होगा, भारत के भौतिक विभाजन के आधार पर किसके आधार पर? भौतिक विभाजन के आधार पर। भौतिक विभाजन के आधार पर इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। इसमें जो है पहला देखेंगे, इसके 10.7% पार्ट में क्या आता है? पर्वत आते हैं। क्या आते हैं? पर्वत। अभी पर्वत पठार सब चीज आपको मैप पे दिखाएंगे, पहले इसका डाटा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है 18.6% में क्या आते हैं? पहाड़ियां आती हैं। क्या आती हैं? पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, उसके बाद है 27.7% पार्ट पे क्या आते हैं? पठार आते हैं। पठार आते हैं। और लास्ट में हमारा आता है मैदानी भाग, जो कि है 43% भाग पे। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया पर्वत, पठार, पहाड़ियां, मैदान, लेकिन ये होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए अगर हम सामने देख रहे हैं कुछ पर्वत या पठार, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये पर्वत है, ये पठार है, ये पहाड़ियां हैं? तो बस आपको समझा रहे हैं इसी टॉपिक को लेकर के। क्या है? पहला मैदान है। सबसे नीचे वाले को देखते हैं, मैदान जो होता है एकदम बराबर होता है। मैदान वाला जो पार्ट होता है आपका क्या होता है? बराबर होता है एकदम से। ठीक, ये हो गया आपका मैदान। ठीक, उसके बाद जो पठार होता है वो कुछ ऐसा करके होता है, मतलब कि कहीं ऊंचा कहीं खाली, जमीन से हल्का ऊपर, जमीन से हल्का ऊपर होता है। लेकिन इसकी ढाल जो होती है जमीन से थोड़ा ऊपर होती है। जमीनी मतलब मैदान जो होता है, मैदान एकदम बराबर होता है, और पठार जो होता है मैदान से थोड़ा ऊंचा स्थित होता है। मान लीजिए कहीं पे हम लोग जा रहे हैं, जैसे ऊंचा नीचा पठार दिखाई दिया, ऊंचा नीचा स्थान दिखाई दिया। जमीनी भाग, जो स्थल भाग होगा, वो कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। उसके बाद है हमारा पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ जो होती हैं ऐसे होती हैं। क्या है ये? पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ जो होती हैं पठार से अधिक ऊंची होती हैं और ढलान युक्त होती हैं। पठार से अधिक ऊंची और ढलान युक्त होती हैं, परंतु इनका शिखर जो है
नुकीला नहीं होता, इनका ये वाला शिखर जो है नुकीला नहीं होता है, नुकीला नहीं होता है। ठीक है, इनका जो ऊपर का शिखर होता है नुकीला नहीं होता, परंतु पठारों की अपेक्षा इन पे ढाल जो है अधिक पाई जाती है। पठारों की अपेक्षा पहाड़ियों में ढाल अधिक पाई जाती है और इनका शिखर क्या होता है, नुकीला नहीं होता है। परंतु जो पर्वत होते हैं, पर्वत जो होते हैं उनका शिखर जो है नुकीला होता है, शिखर जो है पर्वत का नुकीला होता है। ठीक ना, ये आपका पर्वत हो गया। और इसकी ढलान तीखी होगी, मतलब अत्यधिक ढलान युक्त होगा। पर्वत जो होगा अत्यधिक ढलान युक्त होगा और पहाड़ियाँ जो होगी कम ढलान युक्त होंगी पर्वतों की अपेक्षा। पर्वतों की अपेक्षा पहाड़ियों में ढलान कम होती है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने एरिया में देखते होंगे कहीं कहीं पे जो पहाड़ होता है उनको ही पहाड़ियाँ बोली जाती है। पहाड़ जो होते हैं उनको देखें ऊपर शिखर नहीं होता है, वो दूर से देखने में लगेगा कि हाँ, आप अगर एक तरफ से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ नुकीला है शिखर इसका, लेकिन जब आप उस पर चढ़ के देखेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे उसमें ना, तो आप लोगों को स्पष्ट समझ आ जाएगा कि पहाड़ नुकीला नहीं है ऊपर, लेकिन पर्वत जो है ऊपर नुकीले होते हैं, उन पर शिखर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, तो देख लेते हैं इसके आगे। इसका विभाजन देख लेते हैं, मतलब भू आकृति के आधार पर विभाजन। किसके आधार पर, भू आकृति, भू आकृति के आधार पर। भू आकृति के आधार पर विभाजन। किसका विभाजन, भारत का विभाजन। पीछे क्या था हमारा, भौतिक विभाजन के आधार पर, मतलब कि कहाँ पे पर्वत है कहाँ पे पठार है, ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद भू आकृति के आधार पर देखेंगे। तो भू आकृति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में, 5 भागों में। पहला भाग कौन सा है इसका, पहला भाग आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है आपका उत्तरी भारत, जो उत्तरी भारत है, ये रेड वाला जो आपका एरिया है, ये हो गए पर्वत। क्या हो गए, पर्वत। तो क्या होगा ये, उत्तर का पर्वतीय भाग। पहला क्या होगा, उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, पहला विभाजन के आधार पर क्या हुआ, ये वाला एरिया हो गया आपका पर्वतीय भाग, ये हो गए आपके पर्वत। ठीक है सर, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर है ये वाला एरिया। इसको किसी और कलर से कर लेते हैं, ब्लैक से कर लेते हैं इसको। हाँ, ये वाला जो आपका एरिया है, ये यहाँ से ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, इसके अंतर्गत मालवा का पठार आएगा, छोटा नागपुर का पठार आएगा, बघेलखंड का पठार आएगा, बुंदेलखंड का पठार आएगा, ये सारे पठार इस पे, दक्कन का पठार आएगा, ये सारे पठार इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसको अलग ही टॉपिक होता है वो, तो उसको अलग ही पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये कौन सा भाग है, पठार। ठीक, उसके बाद तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट जो है इसका ये हो जाएगा क्या, तटीय भाग। मतलब कि समुद्र से लगा हुआ एरिया है ये, पश्चिमी एरिया और पूर्वी एरिया जो है। आपको जब भारत का मैप पढ़ा रहे थे तो उस पर आपको अच्छे तरह से ये चीज़ समझाई गई थी कि एक होता है पश्चिमी तट और एक होता है पूर्वी तट। तो ये क्या हो गया, तटीय भाग। क्या हो जाएगा ये, तटीय भाग।
तटीय भाग। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या आ जाएगा हमारा, चौथा जो है हमारा, आप देख रहे होंगे ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, मैदान, उत्तर का मैदान। ये जो होता है मैदान है, मतलब कि हिमालय से, पर्वत से निकलने वाली जो नदियां होती हैं अपने साथ बहुत सा अवसाद लेके आती हैं, ठीक ना, जैसे मिट्टियां हो गई, पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, ये सब लेके आती हैं। लेकिन पर्वतों में क्या होता है, ढलान होता है, तो वहाँ पे तेजी से नदियां चलती हैं, खूब स्पीड से चलती हैं, तो अपने साथ अवसादों को स्पीड में लेके आगे निकलती रहती हैं। लेकिन जब वही नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं आपकी ना, तो ढलान, भाई मैदान तो आपका बराबर है, तो ढलान जो हो जाएगा, कम हो जाएगी ढलान आपकी। ढलान कम हो जाएगी तो नदियों की गति धीमी पड़ जाएगी, गति धीमी पड़ जाएगी तो जो जल होगा वो अपने साथ लाए हुए अवसादों को एक तरफ करना शुरू कर देगा। तो उसी के आधार पर जो मैदान अवसादों से निर्मित हुआ है उसको क्या कहते हैं, ये उत्तर का मैदान है। कौन सा मैदान हो गया, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट है, इसमें क्या हम देखेंगे, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था, जब क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जब हम लोग पढ़ रहे थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे क्या थे, ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये क्या थे, ये लक्षद्वीप है और ये इधर अंडमान निकोबार है। तो इनको क्या कहा जाता था, द्वीप समूह, मतलब कि द्वीप, क्या थे ये, द्वीप थे। ठीक है ना, तो हमारा पांचवा टॉपिक क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट, द्वीप समूह। ठीक है, भारत को इतने भागों के में बांटकर पढ़ा जाता है, ये चीज है। ठीक ना, तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, इस पे उत्तर का पर्वतीय भाग, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्वत। आज के जितने भी पर्वत हैं इसके थोड़ा टॉपिक बड़ा है, हिमालय पर्वत जो हो गया बड़ा टॉपिक है, उसके 4 पार्ट होते हैं, उसमें भी जो ट्रांस हिमालय है उसमें भी 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट मेन हिमालय के होते हैं और 4 पार्ट जो है उसका एक पार्ट होता है ट्रांस हिमालय, उसी के 4 पार्ट और होते हैं। ठीक है, तो आपको हिमालय बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। बस आप साथ में बने रहिएगा, लगे रहिएगा, एक साथ कवर करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक, हिमालय। हिमालय की जगह ये भी लिख सकते हैं उत्तर का पर्वत, उत्तर के पर्वत। नहीं सर, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने हिमालय तो वहाँ पे लिखाया नहीं, उत्तर के पर्वत लिखाए हैं, पढ़ा हिमालय रहे हैं। उत्तर के पर्वत या उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, इसमें क्या है, पहला टॉपिक हमारा, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है हिमालय जो है बहुत अधिक ऊंचा है, उसमें एक पर्वत है माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा स्थान है। ठीक है, तो आपका हिमालय जो है यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये सारी चीज़ें, ये आपका महान हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया, और उसके बाद ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक है, ये सारे हिमालय के आपके पार्ट हो गए। तो इसकी पहली विशेषताएं देख लेते हैं, हिमालय की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो कहाँ स्थित है, स्थिति कहाँ पे है इसकी, भारत के उत्तर में। कहाँ पे, भारत के उत्तरी भाग में, भारत का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है, भारत का उत्तरी भाग है। ठीक है, जो हिमालय हमारा हमारे देश का उत्तरी भाग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो ये क्या है, हिमालय जो है भारत की जलवायु का निर्धारण करता है। किसका, भारतीय जलवायु का निर्धारण करता है। अभी समझाते हैं क्या होता है, भारतीय जलवायु का निर्धारण करता है।
ठीक है। भारतीय जलवायु का निर्धारण करता है किस आधार पे करता है कि जो ध्रुवीय हवाएं चलती हैं ठंडी के मौसम में, जो ध्रुवों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं ना, तो उसको ये हिमालय, ये हवाएं कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी। ठीक, ये हवाएं इधर से आएंगी, तो ये हिमालय काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो हिमालय इन हवाओं को परावर्तित कर देता है, मतलब कि भारत के अंदर नहीं आने देता। ध्रुवीय हवाओं को क्या करता है, रोकता है। ध्रुवीय हवाओं को, ठंडी ध्रुवीय हवाएं होंगी, क्या होंगी, हवाएं कैसी हैं, ठंडी हैं। ठंडी ध्रुवीय हवाओं को क्या करता है, रोकता है। हवाओं क्या करता है, रोकता है। ठीक, मतलब कि जलवायु का निर्धारण इस आधार पे करता है कि हवाएं आएंगी तो रोकेगा, जिससे भारत का जो तापमान है एक निश्चित तापमान बना रहे, ठंडी के मौसम पे ठंडा रहे, गर्मी के मौसम पे गर्म रहे, जिससे यहाँ पे फसलें जो उत्पादित होती हैं ना, वो कई ऋतुओं के आधार पर होती हैं। भाई गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, शरद हो गई, वर्षा हो गई, इन सभी ऋतुओं के आधार पर जिन जिन फसलों का उत्पादन होता है वो फसलोत्पादन बना रहे, जिससे अच्छे से उत्पादकता बनी रहे। अगर ध्रुवीय हवाएं आएंगी तो भारत एकदम ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे ना तो कुछ उत्पन्न होगा और ना ही कुछ खाने लायक होगा। ठीक है, ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोकता है। मानसून को रोककर वर्षा कराता है, क्या करता है, मानसून को रोककर वर्षा कराता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, मानसून को रोककर वर्षा कराता है। जब ये इधर से मानसून अरब सागर से जाता है, फिर मानसून जाता है बंगाल की खाड़ी से भी, तो ये हिमालय पर्वत से टकरा करके संपूर्ण भारत में वर्षा करते हैं। ये मानसून जो है हिमालय पर्वत से टकरा करके संपूर्ण भारत पे वर्षा करते हैं। ठीक है ना। हाँ, अगर हिमालय ना होता तो ये हवाएं अरब सागर से उठती, बंगाल की खाड़ी से उठती, सीधे पूर्वी भारत होते हुए चाइना की तरफ निकल जाती, म्यांमार की तरफ निकल जाती। लेकिन यहाँ पे है हिमालय पर्वत, तो उससे टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं और संपूर्ण भारत पे क्या कराती हैं, वर्षा कराती हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये चीज हो गया। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, वर्षवाहिनी नदियां। वर्षवाहिनी नदियां, वर्षवाहिनी नदियां प्रदान करता है। वर्षवाहिनी क्यों, क्योंकि ये है हिमालय, यहाँ पे है बर्फ जमी हुई है पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्फ जब पिघलती है तो उसमें से जो जल बनता है वो नदियों के रूप में भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवाहित होती हैं। भाई खत्म होने वाला तो है नहीं बर्फ, भाई बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, उनमें से नदियाँ बनती हैं और उनके आधार पर भारत में जल प्रवाहित होता है, जिनका उपयोग आदमी कुछ पीने के लिए करता है, सिंचाई के लिए करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया हमारी हिमालय की मुख्य विशेषता। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है भाई, इसकी स्थिति कहाँ पे है, भारत के उत्तरी भाग में है, जलवायु का निर्धारण करता है, ना तो मौसम ठंडा होने पाता है ना ही गर्म होने पाता है। ठीक है, ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोकता है, ध्रुवों की ओर से ठंडी के मौसम में जब हवाएं चलती है ना तो बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ जम जाती है, इतनी ठंडी हवाएं होती हैं, तो उनको क्या करता है, रोक लेता है, उधर उत्तरी तरफ ही रोक लेता है, हवाएं इससे टकरा कर वापस चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मानसून को रोककर वर्षा कराता है। जब मानसून भारत में आता है तो उसको क्या करता है, इससे टकराती हैं वर्षा, मानसून इससे टकराता है और संपूर्ण भारत में क्या करता है, वर्षा करता है, जिससे अच्छे से फसलोत्पादन भारत के अंतर्गत होता रहता है। वर्षवाहिनी नदियां प्रदान करता है, इसके अंतर्गत जो ग्लेशियर हैं उसमें से जो जल बर्फ पिघलता है और नदियां बनती हैं और वो नदियां प्रवाहित होती हैं संपूर्ण भारत में। जो विशाल नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं ना, वर्षवाहिनी
वो यहीं से प्रदान होती हैं। आपकी सिंधु हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, गंगा यमुना हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, बहुत सारी नदियां हैं। ये सारी नदियां हिमालयी क्षेत्र से ही प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हिमालय के भाग, कितने पार्ट हैं हिमालय के। हिमालय के कितने पार्ट हैं ये देख लेते हैं। हिमालय के 4 पार्ट हैं। हिमालय के 4 भाग हैं। चार भाग हैं। कौन कौन से वो भाग हैं देख लेते हैं। जो पहला भाग हो गया हमारा, उसको क्या कहते हैं, दूसरे भाग को क्या कहते हैं, तीसरे भाग को क्या कहते हैं, और चौथे भाग को क्या कहते हैं। ये चीज़ हम मैप पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, तो भारत का जो पहला भाग हो गया हिमालय का, भारत में ये हो गया ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये हिमालय हो गया। क्या हो गया पहला हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा हिमालय क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा ये हो गया महान हिमालय। कौन सा हिमालय, महान हिमालय। आपको दिख रहा है अच्छे से, ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका महान हिमालय हो गया। ग्रीन वाला के कौन सा हो गया, महान हिमालय। इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय, कौन सा पार्ट ले लें, ब्लैक ले लेते हैं। तो ये जो आपका एरिया हो गया, ये हो गया आपका मध्य हिमालय। ठीक, ब्लैक वाला क्या हो गया, मध्य हिमालय। जो ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है आपको, विजुअल हो रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा है, ये हो गया आपका मध्य हिमालय। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है आपका होता है शिवालिक हिमालय। डार्क वाला दिख रहा है, कम विजुअल हो रहा है, ये इसको हटा देते हैं, ये दिखेगा। दिख रहा है पर कम दिख रहा है, तो इसको किस कलर से कर लेते हैं, येलो से कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया हो गया आपका, ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी जो है कौन सी है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग होता है। ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी है ये। तो कितने हिमालय हो गए हमारे, 4 हिमालय। पहला ट्रांस, दूसरा महान, तीसरा हो गया मध्य हिमालय और चौथा हो गया शिवालिक हिमालय। सारे हिमालय आपको विजुअल हो रहे हैं अच्छे से, हाँ दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे पहले, ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, महान हिमालय। दूसरा है हमारा महान हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय। तीसरा पार्ट हो गया मध्य हिमालय। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय हो गया हमारा। लास्ट वाला जो हो गया शिवालिक हिमालय हो गया। क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। कितने हिमालय हो गए, 4 हिमालय हो गए। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, चारों चीज आपको यहाँ पे दिखा दी गई है अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाए कौन सा हिमालय कहाँ पे है। जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे
तो ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे समझ में नहीं आई थी, मतलब कि क्या है हिमालय, बस हमको ऐसे ऐसे बस बता दिया गया था ये हिमालय है, ऐसे होता है, यहाँ से ये पर्वत है, बस हो गया। ठीक है, हमको चीज़ें समझ में नहीं आई थी, बड़ी मुश्किल से काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद, काफ़ी रिवीजन करने के बाद जाके ये चीज़ें हमको समझ में आई थी कि ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय, और जो सेकंड वाला है महान हिमालय, फिर बीच वाला मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट वाला शिवालिक हिमालय। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा अब? पहला जो देखेंगे वो है हमारा ट्रांस हिमालय। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है ट्रांस हिमालय। ठीक, तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई है। जो आपके टॉपिक्स, मान लीजिए आपके एग्जाम पे पूछता है क्वेश्चन ना, तो यहाँ से पूछेगा, ठीक है ना। वो सब तो बस आपको समझाने के लिए हिमालय होता क्या है, उसका उपयोग क्या है, ठीक, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए आपको 4-5 स्लाइड यूज किया गया। तो इसका जो क्या है, इसकी ऊंचाई जो है हमारी यहाँ पे है, दिखा देते हैं आपको। ये रही आपकी ट्रांस हिमालय, क्या है, तो ये जो पहला पार्ट होता है हिमालय का, ट्रांस हिमालय में, इसको भी 4 पार्ट में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में? 3 भागों में, 3 या 4 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला भाग हमारा क्या हो गया? काराकोरम। जो ट्रांस हिमालय का पहला श्रेणी, सबसे ऊपरी, सबसे भारत हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी जो है काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो आती है, ये इसको क्या कहते हैं? लद्दाख। ये कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। पहला हो गया हमारा काराकोरम श्रेणी, दूसरा हो गया लद्दाख श्रेणी, और तीसरी हो जाएगी हमारी, तीसरी किस कलर से कर लें? येलो से कर लेते हैं। तीसरी जो हो जाएगी हमारी, ये तीसरी वाली हो जाएगी जास्कर श्रेणी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी तीसरी वाली? जास्कर श्रेणी, ठीक है। तीसरी हो जाएगी जास्कर। ये 3 श्रेणियां हो गई, और एक और श्रेणी है, इसको क्या कहेंगे? पीर पंजाल। ये वाली श्रेणी कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक बार अच्छे से आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए तो लिख लेते हैं। ट्रांस हिमालय कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। इसके 4 भाग होते हैं, इसके 4 भाग। कौन कौन से? पहला हो गया आपका काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, जो कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद क्या है? दूसरी हमारी श्रेणी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। उसके बाद तीसरा जो हो गया हमारा जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। और चौथा जो हो गया हमारा पीर पंजाल है। चौथा जो है पीर पंजाल, ठीक है। ज्यादातर जगहों में जो है पीर पंजाल जो है आपका जो श्रेणी है, सबसे अंतिम वाली श्रेणी, इसको महान हिमालय का भाग बता करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें देख लेते हैं। सबसे मुख्य श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में, जो मुख्य श्रेणी आपकी मुख्य पर्वत है, वो है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये दिख रहा है, अच्छे से ऊंचा सा बना दिए हैं, दिख रहा होगा आपको। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केटू। केटू, केटू मतलब गार्डविन ऑस्टिन। केटू क्यों कहा जाता है सर? तो इसमें क्या है, इसमें काराकोरम कोई एक श्रेणी तो है नहीं, इसमें कई सारे पर्वत हैं काराकोरम में, ठीक है। तो इसमें पर्वत ऐसे ऐसे करके हैं। तो जो पहला पर्वत है उसका नाम K1 रख दिए, दूसरे पर्वत का नाम K2 रख दिए, तीसरे का K3 रख दिए, चौथे का K4 रख दिए, ठीक है। इनको इस तरह से कोड नेम दे दिया गया। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय के कौन सी श्रेणी में?
काराकोरम श्रेणी में, और उसका नाम क्या है? K2। K2 मतलब गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या लिखना है? ट्रांस हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी, क्योंकि जो हिमालय है वो भारत का भाग नहीं है। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी K2। कौन सी? K2 दिख रहा है आपको? हाँ, इसका नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? गाडविन ऑस्टिन। ये वाली जो चोटी हो गई कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ट्रांस हिमालय वाले भाग पे। जो ट्रांस हिमालय है उसकी पहली श्रेणी, प्रथम श्रेणी जो है वो है काराकोरम श्रेणी, और उसी में स्थित है हमारा क्या? K2 गाडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी में इस वाले एरिया पे आपके यहाँ पे ये जो ऊंचा ऊंचा आपको दिख रहा है, विजुअल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? राकापोसी। क्या कहते हैं? राकापोसी। जो राकापोसी है आपकी, वो क्या है? लद्दाख हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। राकापोसी जो है लद्दाख हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? राकापोसी है। सर्वाधिक ऊंची चोटी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोसी। अभी आप लोगों को एक चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेगी, उसका ध्यान आपको एग्जाम पे बहुत ही बारीकी से करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इतनी चीजें पूछेगा, इससे ज्यादा वो डीप में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा डीप में पढ़ा देंगे तो आपके और चीजें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, और आपके एग्जाम की दृष्टि से जरूरी भी नहीं है वो चीजें पढ़ना। ठीक है, आप लोगों को अभी बस एग्जाम क्लियर करना है। ज्ञानी आप एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपको जॉब लग जाए तब आप ज्ञान अर्जित करिएगा अच्छे से। आपको बस पहला फोकस एग्जाम पे होना चाहिए, एग्जाम क्लियर करना है। तो ट्रांस हिमालय में कितने पार्ट होते हैं? इसके 4 पार्ट होते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? K2 मतलब कि गाडविन ऑस्टिन है। कहाँ पे स्थित है K2? आपको दिखा दिए हैं मैप पर। उसके बाद राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ये भी आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं? K2 की हमने ऊंचाई, हाँ ऊंचाई नहीं लिखवाई आपको ना, तो K2 की ऊंचाई लिखवा देते हैं यहाँ पे। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? किलोमीटर में नहीं है, 8611 मीटर है ये। ठीक है,
इसकी ऊंचाई है ये 8,611 मीटर। इसको हिंदी में लिख देते हैं। K2 की ऊंचाई कितनी हो गई? 8,611 मीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पे। क्या है दूसरा? पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था महान हिमालय। अब क्या है? महान हिमालय। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या है? महान हिमालय। ठीक है, आपको पता है मैप पे अभी आपको दिखाए थे कि महान हिमालय की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। महान हिमालय ये रहा आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वाला एरिया जो है आपका महान हिमालय का है। ठीक है, कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। ठीक, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। महान हिमालय होता क्या है? इसकी जो ऊंचाई होती है आपकी कितनी होती है? 6,000 मीटर। इसकी ऊंचाई 6,000 मीटर। कितनी है उसकी ऊंचाई? 6,000 मीटर। और चौड़ाई इसकी क्या है? 120 से लेकर के 190 किलोमीटर। क्या हो गया? इसकी ऊंचाई जो हो गई आपकी 6,000 मीटर हो गई। किसकी? महान हिमालय की। महान हिमालय की ऊंचाई कितनी हो गई? 6,000 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 120 से लेके 190 किलोमीटर हो गई। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद इसके कुछ ऊंचे ऊंचे शिखर आते हैं। ठीक है ना, ऊंचे शिखर पहले देख लेते हैं कौन सा ऊंचा शिखर कहाँ पे है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर उस पर तो बता दिए हैं, इस पे बताया ही नहीं है। तो इस पे जो है एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हो गया ये, और एक पार्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कई सारे हो गए। ठीक है, तो अब इनका नामकरण कर लेते हैं। सारी चीजें हो गई हमारी। दिख रहा है आपको अच्छे से? रेड कलर के डॉट एक एक करके दिख रहे हैं। ठीक है, तो किस कलर से लिखें इसको? इसको लिखते हैं येलो से। दिखेगा येलो? ये हो गया आपका नामचा बरवा। कौन सा पर्वत हो गया आपका? नामचा बरवा हो गया। दिख रहा है आपको? लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। कौन सा हो गया? नामचा बरवा। क्या हो गया ये? नामचा बरवा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 7,756 मीटर में है ये। ठीक है, किस में है? मीटर में। यहाँ पे हो गया आपका नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर हो गई। ठीक है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे पड़ता है आपका पहला भाग जो है हिमालय, महान हिमालय का जो पहला पर्वत पड़ता है अरुणाचल प्रदेश से। अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे तो पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे तो पहली श्रेणी क्या पड़ेगी आपकी? नामचा बरवा पड़ेगी। ठीक है ना, नामचा बरवा की
जो सर्वाधिक ऊंचाई है कितनी है, 7,756 मीटर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कंचनजंगा। ये यहाँ पे क्या है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है सिर्फ नाम लिखा देते हैं और ऊंचाई जो है आपकी पर्वत की इधर लिखा देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, ये कंचनजंगा हो गया। और ये वाला पार्ट जो हो गया आपका, ये यहाँ पे है आपका, कहाँ पे, ये नेपाल वाला एरिया है, ठीक ना। इसको इरेज करके अच्छे से बना देते हैं। ये यहाँ से ये वाला एरिया है आपका, ये हो गया महान हिमालय। इस पे जो पहली श्रेणी है आपकी क्या है, यहाँ पे है, इसको क्या कहते हैं, नामचा बरवा, ठीक। उसके बाद दूसरी श्रेणी आपकी आती है यहाँ पे, ये है कंचनजंगा, ठीक। दो श्रेणियां हो गई आपकी। उसके बाद आपकी तीसरी श्रेणी कौन सी है, तीसरी श्रेणी ये रही आपकी, इसको भी रेड से ही कर लेते हैं। ये हिमालय है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है, ठीक है, 8,848 मीटर। ये है क्या है, एवरेस्ट। ठीक है, ये आपका माउंट एवरेस्ट हो गया। पहला हो गया नामचा बरवा, दूसरा हो गया आपका कंचनजंगा, तीसरा हो गया एवरेस्ट हो गया। उसके बाद जो चौथा पार्ट है आपका, चौथा पर्वत सॉरी, ये हो जाएगा आपका अन्नपूर्णा। कौन सा, ये वाला पर्वत जो है आपका अन्नपूर्णा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इधर धौलागिरी हो जाएगी, क्या हो गया, धौलागिरी। यहां पे है आपकी नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी। नंदा देवी। और ये जो स्टार्टिंग पीक पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग कहां से होती है, नंगा पर्वत से। कहां से, नंगा पर्वत से, ठीक है। जहां पे जगह है उसकी ऊंचाई वहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग। हम नंगा पर्वत की ऊंचाई है आपकी 8,126 मीटर, ठीक है। एवरेस्ट की हो गई आपकी 8,848 मीटर। इसकी आपको पता ही है, कंचनजंगा की अभी बताएं 7,756 मीटर, लेकिन वहाँ पे जगह है नहीं तो इसलिए वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। जो जरूरी श्रेणियां हैं जहाँ पे लिखना जरूरी है वहाँ पे लिख दिए, जिससे आपको विजुअल हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। कंचनजंगा की लिख देते हैं क्योंकि ये भारत में पाई जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है, ठीक। 8,598 मीटर है। कितना है, 8,598 मीटर। बस यही चीज है, आपको बता रहे थे कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी आपको। क्या, बस बता रहे हैं आपको कि केटू जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी है, भारत में। लेकिन पाई कहाँ जाती है, पीओके पे, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उस पे पाई जाती है केटू, आपकी गार्डविन आस्टीन, ठीक। ये भारत में पाई जाती है। लेकिन भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि भारत के ही क्षेत्र में आती है। भारत की और भारत में, इन दो चीजों को याद रखिएगा। भारत में कौन सी है, केटू, गार्डविन आस्टीन है, लेकिन भारत की कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पर्वत। इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत श्रेणियां आती हैं, लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत श्रेणियां, इसके अंतर्गत
दिख रहा है आपको? पिन को और थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत श्रेणियां है, देख रहे हैं हम लोग। इसके पर्वत कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारा, इधर से चलते हैं, पश्चिम से पूरब तरफ चलते हैं, पश्चिम से पूरब तरफ, ठीक है। पहला हो गया नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 8,126 मीटर, ठीक। उसके बाद हमारी हो गई नंदा देवी। आप लोगों को दिख रहा है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी हो गई? नंदा देवी, इस पे ऊंचाई लिखे नहीं हम लोग। इसकी ऊंचाई हो गई आपकी 7,817 मीटर, ठीक है। उसके बाद तीसरी आती है धौलागिरी। कौन सी? धौलागिरी। इन सब की ऊंचाइयां तो आई थिंक नहीं पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं एग्जामिनर को, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 8,172 मीटर हो जाएगी इसकी, ठीक है। हो सके तो क्या करिएगा आप लोग, इसको अपने नोट्स पे लिखते चलिएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने नोट्स पे लिखते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगली श्रेणी कौन सी हमारी? धौलागिरी हो गई। अब है हमारी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? आपने नंगा पर्वत की हो गई 8,126 मीटर हो गई। उसके बाद हो गई नंदा देवी, जिसकी हो गई 7,817 मीटर हो गई। धौलागिरी की हो गई 8,172 मीटर हो गई। उसके बाद अन्नपूर्णा की हो गई आपकी 8,078 मीटर। फिर है हमारा एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद एवरेस्ट हो गया, ठीक ना। एवरेस्ट की कितनी हो गई? 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर। फिर हो गई कंचनजंगा। कहाँ वाले एरिया, किस एरिया पे आता है? सिक्किम वाले एरिया पे आता है जो कंचनजंगा है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 8,598 मीटर। 8,598 मीटर, ठीक है। उसके बाद है हमारा नामचा बरवा। इसकी ऊंचाई कितनी बताए थे आपको? 7,756 मीटर। तो ये हो गई आपकी प्रमुख श्रेणियां जो आती हैं किसके अंतर्गत? महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हो गई आपकी? नंगा पर्वत हो गया, जो कि यहाँ पे स्थित है, जम्मू वाले एरिया पे, ठीक। उसके बाद है हमारी नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के नीचे। उसके बाद धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा, नामचा बरवा। जिसमें जो कंचनजंगा है भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत में पाई जाने वाली, भारत की मुख्य रूप से भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक। उसके बाद नाम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो हिमालय के नाम देख लेते हैं, किसको, हिमालय को कहाँ पे क्या पुकारा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? महान हिमालय की एवरेस्ट है। सर्वाधिक ऊंची चोटी, इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। आपको ऊंचाई लिखा ही दी गई है 8,848 मीटर, ठीक है। ठीक है सर, इसको क्या करते हैं चीन में
किसको? एवरेस्ट को। एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं और नेपाल में क्या कहते हैं? कभी कभी ये पूछ लेता है कि चाइना में या तिब्बत में या चाइना में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। उसके बाद नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो क्या है, सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है महान हिमालय की? माउंट एवरेस्ट है। इसमें एवरेस्ट को चाइना में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय कहाँ पे अवस्थित है ये भी पूर्ण रूप से आपको विजुअल हो रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट है अब? अगला है मध्य हिमालय। कौन सा है? मध्य हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई देख लेते हैं, क्या कैसी ऊंचाई है इसकी। ऊंचाई हो गई, चौड़ाई हो गई, लेकिन आपको पहले दिखा देते हैं है कहाँ। ये वाला एरिया आपका, ये है मध्य हिमालय। क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया मध्य हिमालय। ठीक है, इसके अंतर्गत भी ज़्यादा तो मुख्य रूप से नहीं, लेकिन जो कटा वाला एरिया है इसका, कटा एरिया दिख रहा है ना, यही इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। बहुत ज़्यादा विख्यात है नहीं, बस ये एक चीज़ के लिए विख्यात है, पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन के लिए विख्यात है ये। ठीक है, तो ये कौन सा हिमालय हो गया आपका? मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई क्या होती है देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है कितनी है? 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? महान हिमालय की तो 190 थी, 120 से 190, ऊंचाई 6000 मीटर थी। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। तो भाई ऊंचाई कम हुई है तो चौड़ाई भी कम ही होगी। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से लेके 100 किलोमीटर तक है। क्या है? 80 से लेके 100 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसमें जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। किस कलर का यूज करें? येलो का, ग्रीन का करते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीर पंजाल। क्या कहते हैं इसको? जो पहली इसकी श्रेणी है उसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। दूसरी श्रेणी को क्या कहते हैं? धौलाधर कहते हैं। और जो ये वाली श्रेणी है इसको क्या कहते हैं? ये हो गई आपकी पीर पंजाल, दूसरी श्रेणी होगी धौलाधर, और तीसरी श्रेणी क्या हो जाएगी? नागटीबा। मुख्य रूप से इसकी यही 3 श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई कभी नहीं पूछता है, लेकिन इसका जो मेन उपयोग क्या है? पर्यटन की दृष्टि से
पहले इसकी श्रेणियां देख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर पर्यटन लिखेंगे, ठीक है। तो मुख्य श्रेणी कौन कौन सी है? मुख्य पर्वत, पीर पंजाल, ठीक है। दूसरा हो गया आपका धौलाधार, और तीसरा क्या हो गया? मैप पे देखिए आप लोग, तीसरा हो गया आपका नागटीबा, ठीक है। इसका उपयोग, सर्वाधिक उपयोग इसका किस रूप पे है? पर्यटन के रूप में है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है? आपका कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। किसकी दृष्टि से? पर्यटन की दृष्टि से। इसमें क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। जिन्हें क्या, जिन्हें ये होगा कि इनको क्या कहते हैं? कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। कश्मीर में मर्ग कहते हैं। लाइक दैट गुलमर्ग एंड सोनमर्ग। गुलमर्ग ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो गुलमर्ग है ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये दो एग्जाम्पल हैं। कश्मीर में इनको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं? उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं? बुग्याल, मतलब कि बुग्याल या प्यार। क्या कहते हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में इसको क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो हमने क्या क्या देखा इस पे? इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर होती है और चौड़ाई होती है 80 से 100 मीटर, ठीक है। इस पे जो मुख्य श्रेणियां हैं वो हो गई पीर पंजाल, धौलाधर और नागटीबा। तीसरी श्रेणी इसकी नागटीबा हो गई, ठीक ना। और इसका पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक उपयोग है। आपकी जो देहरादून वाला एरिया हो गया, इसमें कुल्लू हो गई, मनाली हो गई, कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं जिनको पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक इनका उपयोग है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा चौथा है, इसके अंतर्गत जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कश्मीर में उनको कहते हैं मर्ग, जिनके दो एग्जाम्पल है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और हो गया इसको हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं बुग्याल और प्यार, ठीक। ये हो गया। आपको चीजें दिख रही हैं स्पष्ट रूप से? बिल्कुल सर दिख रही हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा और अंतिम श्रेणी कौन सी आती है? शिवालिक श्रेणी, ठीक। जो चौथी श्रेणी है क्या है? शिवालिक श्रेणी हो गई आपकी। अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो आप बिल्कुल उसको बताइएगा कि सर यहाँ पे हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो हम आपको बिल्कुल उस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन सब्जेक्ट है, चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आ रही होंगी, मानता हूँ, लेकिन आप इसको बार बार जब पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई व फिर चौड़ाई देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं शुरू से जितने हिमालय पढ़े, सबसे ऊंचा जो है महान हिमालय है, उसके बाद है मध्य हिमालय है, उसके बाद है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 1000 से 1200 मीटर है, मतलब कि 900 से, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कितनी है, 900 से 1200 मीटर। और चौड़ाई जो है इसकी 10 से 50 किलोमीटर, 50 न लिख के 10 से 50 कर देते हैं, जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट रहें। 10 से 50 किलोमीटर। इसकी कुछ श्रेणियाँ आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी श्रेणियाँ जो है पहाड़ियाँ हैं। श्रेणियाँ क्या हैं, वो सब पहाड़ियाँ ही हैं, ठीक है। ठीक है सर, इसकी ये ऊंचाई हो गई, तो इसको आप एक बार मैप पे देख लेते हैं, ये कहाँ पे है, स्थिति इसकी क्या है। ये वाला एरिया जो है ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय। क्या, शिवालिक हिमालय, ठीक है। ठीक है सर, इसकी जो पहाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये वाली हो गई आपकी मिसमी, कौन सी पहाड़ियाँ हो गई, मिसमी की। आपको दिखाई दे रहा है सब चीज़ अच्छे से, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक। मिसमी हो गई, ये हो गई आपकी डाफला, क्या हो गई, डाफला हो गई, ठीक है सर। उसके बाद ये वाला हो गया आपका पटकाई बूम, इसको कहाँ पे लिखें, इसको हल्का सा यहाँ पे लिख देते हैं, ये पटकाई बूम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो नागालैंड वाले एरिया पे आता है, इनको क्या कहते हैं, नागा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो हो गई, ये वाली पहाड़ियाँ आपकी मीजो पहाड़ियाँ, क्योंकि मिजोरम में है, तो क्या कहलाएंगी, मीजो पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पे हैं ये पहाड़ियाँ, मिजोरम में, जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें जो सबसे नीचे कर्क रेखा का सबसे अंतिम राज्य है कौन सा है, मिजोरम है। मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ हैं। लेकिन ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं, आपको 3 पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, ठीक। ये वाली, इनको कलर चेंज कर देते हैं। कौन सी है, जो पहली पहाड़ी है उसको कहते हैं गारो, कौन सी पहाड़ी हो गई पहली वाली, गारो हो गई। दूसरी हो गई खासी, पहली पहाड़ी हो गई आपकी गारो, दूसरी हो गई खासी, और जो तीसरी पहाड़ियाँ है इसको क्या कहते हैं, जयंतिया, ठीक है। क्या देखा इसके अंतर्गत हमने, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 900 से 1200 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 10 से 50 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। और सबसे नवीनतम श्रेणी है। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रेणी, हिमालय पर्वत की
सबसे नवीनतम श्रेणी, सबसे अंतिम में इसी का निर्माण हुआ है। सबसे नवीनतम श्रेणी। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अगला पार्ट, इसके अंतर्गत कितनी पहाड़ियां पाई जाती, कौन कौन सी मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? हो जाएंगी आपकी डाफला, मिसमी, पटकाई बूम। पटकाई बूम नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नागा पहाड़ियाँ, नागा, पटकाई बूम, और है मीजो पहाड़ियाँ, वह गारो खासी जयंतियाँ। तो उनको ना लिख के यहाँ पे आदि लिख देते हैं, आदि पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितने पाए जाते हैं? डाफला हो गई, मिसमी हो गई, नागा पहाड़ियाँ हो गई आपकी, उसके बाद पटकाई बूम हो गई, मीजो पहाड़ियाँ हो गई, और गारो खासी जयंतियाँ हो गई। ठीक है ना। ये जो गारो खासी जयंतियाँ है ना, ये 3 श्रेणियाँ मतलब त्रिभुजाकार में है, 3 आकार में है, मतलब कि ऐसे हैं। ठीक, ऐसे पहाड़ियाँ यहाँ पे जब मानसून अंदर एंट्री करता है, बादल अंदर जाते हैं इसके ना, तो ये फंस जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। तो ये वही क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा वाले बादल अंदर प्रवेश कर गए, अब पहाड़ियाँ चारों तरफ से हैं, फंस गई वहीं पे, अब वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यही एरिया है सर्वाधिक वर्षा वाला, गारो खासी जयंती चेरापूंजी वाला एरिया जो है यही है, यहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। ठीक है सर। उसके बाद इसमें क्या देखना है? इसके बाद इसमें देखना है कि इसमें जो इसके मैदानी भाग को क्या कहते हैं? द्वार या दून कहते हैं। इसके मैदानी भाग को मैदानी भाग की श्रेणियों को द्वार या दून कहा जाता है। मैदानी श्रेणियों को क्या कहा जाता है? द्वार व दून। मतलब कि क्या कहा जाता है? द्वार व दून कहा जाता है, मतलब कि हरिद्वार आपका, देहरादून, ये वाला एरिया। ठीक है, सर्वाधिक नवीनतम श्रेणी हो गई आपकी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछने वाला चीज़ है नहीं। पश्चिम में मतलब जो मैदानी इसका भाग है उसको क्या कहते हैं? द्वार व दून कहते हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद हमको एक चीज़ और देखना, इसमें जो मुख्य रूप से ज़्यादा ज़रूरी है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। पहला हिमालय क्या था हमारा? ट्रांस हिमालय। क्या था? ट्रांस हिमालय। ठीक, उसके बाद था महान हिमालय। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक बार तो लिखा चुके हैं, 2 बार लिखा चुके हैं, फिर से अब क्यों लिखा रहे हैं महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय? अरे रुकिए, बस देखते जाइए, अनुपयोगी चीज आपको बिल्कुल नहीं लिखाई जाएगी। उसके बाद तीसरा क्या है? मध्य हिमालय। उसके बाद चौथा क्या है हमारा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक
हिमालय। ठीक, ये हमारे चारों हिमालय हो गए। ठीक है सर, तो इसको क्यों लिखवाया गया है, अब उस पे आते हैं हम लोग। इसको लिखवाने का आपको लक्ष्य ये है कि ट्रांस हिमालय जो है हमारा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे से जहां पे अलग होते हैं, मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय है, ये वाला एरिया, और ये महान हिमालय है, तो ये दोनों जहां से अलग होंगे, ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा, इंडो सांगपो सचर जोन। क्या है, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, मतलब कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से जहां पर अलग होगा उसको क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन, और इसको क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मतलब कि महान हिमालय और मध्य हिमालय जहां पे एक दूसरे से अलग होंगे उसको क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद तीसरा जो है हमारा मेन बाउंड्री फॉल्ट है। क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि इनको पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिए, दे दिए इंडो सांगपो सचर जोन, इसके आधार पर कौन सी दो पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से विभाजित होती हैं, बस। तो और ये दोनों को ऑप्शन में दे दीजिए, ट्रांस हिमालय महान हिमालय, तो वहीं पे आप फंस जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो फंस जाएंगे, अगर पढ़े रहेंगे तो एकदम सही से आंसर करके आएंगे। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है, इंडो सांगपो सचर जोन। मतलब कि एक दूसरे से ये पहाड़ियां भाई अलग अलग पहाड़ियां हैं, तो किसी आधार पे तो इनको अलग किया गया होगा, ऐसे तो अलग कर नहीं दिया होगा कि भैया ये ऊंची वाली ऐसी है, नीचे वाली ऐसी है, इसका नाम ये रख देते हैं, उसका नाम ये रख देते हैं। बिल्कुल नहीं, इनके बीच में पाए जाते हैं कुछ दर्रे। दर्रे जब आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजें उस पर दिखाई देंगी। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जहां पे एक दूसरे से अलग होते हैं, जिस आधार पे एक दूसरे से अलग होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन होता है वो। ठीक है ना, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। उसके बाद आता है हमारा महान हिमालय, महान हिमालय के बाद है मध्य हिमालय। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय एक दूसरे से जहां से अलग होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जहां पे एक दूसरे से अलग होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मतलब कि मान लीजिए ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद हो गया ये आपका महान हिमालय, फिर उसके बाद ये यहाँ पे हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। तो इंडो सांगपो सचर जोन ये वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये हो जाएगा इंडो सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ऐसे याद करना है आपको, या तो आप बोलें तो ऐसे लिखवा देते हैं इस आधार पे बना करके। ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं जिससे आपको चीज़ें समझने पे आसानी हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो आप लोगों को। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक हिमालय। तो ये सब जहां से एक दूसरे से अलग होते हैं वो वाला एरिया हो गया। इंडो सांगपो सचर जोन ये वाला एरिया आपका हो गया, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये हो गया आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है ना। तो मतलब कि महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जहाँ पे एक दूसरे से अलग होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं। इसको और थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को अब अच्छे से स्पष्ट रूप से कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के एक दूसरे से अलग करने वाला एरिया क्या है, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग, थोड़ा विस्तार पूर्वक कहानी के तौर पे देखते हुए चलते हैं। भौतिक विभाजन के आधार पर भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको कैसे बांटा गया है देख लेते हैं। 10%, 10.7% पे आपके पर्वत हैं, 18.6% पे आपके क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक, उसके बाद जो है 27.7% पे आपके शिखर हैं, और सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मैदानी भाग हो गया, जो कि आपकी ये वाला एरिया होता है। ठीक है, ठीक है सर। आपको अंतर भी बता दिया गया, मैदान जो है एकदम समतल होते हैं, पठार जो है मैदानों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई रखते हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखते हैं, बस मैदानों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होते हैं ऊंचाई उनकी। ठीक, पहाड़ियाँ जो होती हैं, ऊपरी भाग पहाड़ियों का जो शिखर होता है वो नुकीला नहीं होता है और पठार से अधिक ढलान युक्त होते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी पहाड़ियाँ। पर्वत जो हो गए आपके, इन पे शिखर पाया जाता है, चोटियाँ पाई जाती हैं, ऊपर से नुकीला होता है और इनकी पे पहाड़ियों की अपेक्षा अधिक ढलान होती है। ठीक है ना। उसके बाद भौतिक विभाजन के आधार पर भारत को देख रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिणी भारत जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है, तटीय मैदान पश्चिमी तट और पूर्वी तट इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बीच वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उत्तर का मैदान है, जो किससे निर्मित हुआ है, हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियां जो हैं अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं, जिनके आधार पर किसका निर्माण हुआ है, भारत के उत्तरी मैदान का, जहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वीप समूह। फिर है हमारा हिमालय, हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है ना। तो भारत जलवायु का निर्धारण करता है, भारत की जलवायु का, ठंडी ध्रुवीय हवाओं को रोकता है। उसके बाद देखा हम लोगों ने मानसून को रोककर उसमें से वर्षा करवाता है, भारत के संपूर्ण भाग पे वर्षा करवाता है। ठीक है ना। वर्षवाहिनी नदियों को प्रदान करता है, भारत को क्या प्रदान करता है, वर्षवाहिनी नदियां। इस पे एक टॉपिक छूट गया था, एक पॉइंट, उसको लिख लेते हैं। भारत के 11 राज्यों से में हिमालय पर्वत है, भारत के 11 राज्यों में क्या है, विस्तृत है, में विस्तृत है। हिमालय पर्वत आपका भारत के 11 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, 11 राज्य कौन कौन से हैं, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका क्या, पंजाब हो गया, ये यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, उसके बाद यहाँ पे तो है नहीं, फिर हो गया सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागा, मिजो और मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे राज्य में हिमालय का विस्तार है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसके अंतर्गत क्या है, जो ट्रांस हिमालय है सर्वाधिक सबसे उत्तरी भाग में है, जिसके अंतर्गत 4 श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पाई जाती है। ठीक है ना। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम जो है सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जिसपे सर्वाधिक ऊंची चोटी, भारत में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसको क्या कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। ठीक है ना। और लद्दाख की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है, राकापोसी। राकापोसी जो है क्या है, इसको लिख लेते हैं, राकापोसी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल क्या है, तीव्र ढाल वाली चोटी है।
ये जो राकापोसी श्रेणी है ना, ये एकदम खड़ी ढाल है, मतलब कि इससे ज़्यादा तीखा ढाल पूरे विश्व में किसी भी पर्वत की नहीं है। सबसे अधिक तीव्र ढाल राकापोसी पर्वत का है, ठीक है ना। उसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर और चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर होती है। इसके अंतर्गत जो पर्वत हैं, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, धौलागिरी, ये सारे पर्वत हैं। इसमें महान हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी, मतलब कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है किसमें? महान हिमालय में, जिसका नाम है एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। उसके बाद है एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा, और नेपाल में क्या कहा जाता है? इसको सागर माथा कहा जाता है, ठीक है ना। इसको चीन में ये कहा जाता है और नेपाल में ये। उसके बाद मध्य हिमालय है, इसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधर और नागटीबा, ठीक है। उनके नाम यहाँ पे आपको दर्शा दिए गए हैं मैप पे। उसके बाद कश्मीर में जो है, इसके अंतर्गत जो है कश्मीर में क्या पाए जाते हैं? जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग। और उसके बाद है उत्तराखंड में जो बुग्याल, इनको क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है, जो घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम पे पूछता है कि घास के मैदान हिमालय पर्वत की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे? मध्य हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मध्य हिमालय के अंतर्गत। और पूछे कि दून व द्वार श्रेणियां कौन सी हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो किसके अंतर्गत आती हैं? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत, जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत की, ठीक है ना। ठीक है सर। उसके बाद ये हो गई। अगर ये भी पूछता है कि डाफला, मिसमी और गारो खासी जयंतिया जो हैं पहाड़ियाँ कौन से हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो क्या लिखेंगे आप? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। ये मैदानी श्रेणियाँ जो है द्वार और दून हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये आपसे पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य कौन सा, किसके द्वारा अलग किया जाता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को? इंडो सांगपो सचर जोन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था हिमालय। हिमालय पर्वत के अंतर्गत जितनी भी सारी चीजें आती थी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, जो भी इंपॉर्टेंट था, सारी चीजें आपको कवर करा दी गई हैं, ठीक। आप इन सबको रिवीजन करते रहिएगा। अभी जैसे आपकी क्लास खत्म हुई है तो 1-2 घंटे बाद आराम करके इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे कंफ्यूजन पार्ट हिमालय है पूरे भूगोल में। बच्चे यहीं पे जाके फंसते हैं हिमालय पे, क्योंकि अगर इससे 1-2 क्वेश्चन दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी पहाड़ी कौन से पर्वत के अंतर्गत पाई जाती है। सर्वाधिक कन्फ्यूजन यहीं पे होता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा गहनता से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों से। एक नए टॉपिक को अच्छे से विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं अपने एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।